हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को देखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास लाए हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था। एक बार उन वंशों के नाम जान लेते हैं, वे कौन वंश थे और उनका क्या क्रम था। पहले देखा जाए तो गुलाम वंश थे, उसके बाद खिलजी वंश आते हैं, उसके बाद तुगलक वंश आते हैं, उसके बाद सैयद वंश आते हैं और अंत में बात की जाए तो लोधी वंश आते हैं। इस प्रकार हम इनको एक-एक करके या क्रम से बारी-बारी से इनका अध्ययन करेंगे। इस क्रम में हम लोग देखा जाए तो गुलाम वंश के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़े हैं। खिलजी वंश के बारे में काफ़ी जानकारी हमको मिल गई है। अब हम लोग कल की क्लास में देखा जाए तो कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जब जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी ने सभी कह सकते हैं कि जो बलबन के सभी सम्मानित थे या उनके जो सगे संबंधी थे या जो अमीर तुर्क सरदार थे, उन सभी को उच्च पदों पे आसीन करने के पश्चात भी ऐसा क्या कारण था कि उनके विपरीत या कह सकते हैं उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा था। और उसके साथ ही साथ आखिर बलबन को उन्होंने जब कड़ा मानीपुर की जागीरदार जब नियुक्त करते हैं, उसके बाद जब सीदी मौला के बारे में भी आपको जानकारी दी गई थी। उसी का आज हम लोग देखेंगे। आपको बताया गया था कि कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी की मृत्यु के पश्चात या कह सकते हैं उनकी जो मृत्यु होती है, अगला शासक कौन होता है, एक बार उसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी की मृत्यु से पहले क्या-क्या घटनाएँ हुई थी या उनके प्रति क्या थे। अब देखा जाए तो जब जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी सिंहासन पे आसीन थे, तो उन्होंने जब कह सकते हैं कि बलबन का जो भतीजा था मलिक चच्चू ने अपने साम्राज्य में जब विद्रोह कर देता है, तो वह उस जागीर को कह सकते हैं जो कड़ा मानीपुर की जागीर थी, वह अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दी गई। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को उसका सूबेदार, कड़ा मानीपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। ये था, आपको बताया गया था यहाँ तक। अब उसके आगे की आज की घटनाएँ देखते हैं। उसके आगे ये होता है कि देखा जाए तो जो खिलजी वंश था, खिलजी साम्राज्य की एक रणनीति थी, वे साम्राज्य विस्तारवादी नीति पर साम्राज्य विस्तार नीति थी। ये कह सकते हैं कि जो खिलजी वंश के संस्थापक या खिलजी वंश की जो रणनीति वे अपने साम्राज्य विस्तार करने की नीति अपनाए थे, जबकि जो गुलाम वंश थे वे साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं अपनाए थे। कह सकते हैं कि आप जो मोहम्मद गोरी ने जो साम्राज्य भारत में विजिट किया था, उन्हीं की सुरक्षा के लिए उनको सुदृढ़ रखने के लिए उन्होंने केवल उस साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उस पे कार्य किया था, जबकि उन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी। इससे हट के जो खिलजी वंश था, इससे हट के था, वो साम्राज्यवादी विस्तार नीति अपनाए थे। इसी कड़ी में आगे देखते हैं कि जब साम्राज्य विस्तारवादी नीति वे जब अपनाते हैं, तो उन्होंने कह सकते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी अनुमति लेते हैं कि वे अपने जो आसपास के पड़ोस के राज्य हैं उनके ऊपर आक्रमण करें। इसी क्षेत्र के ऊपर देखा जाए तो चंदेरी एक क्षेत्र होता है, राजस्थान में एक क्षेत्र था, कौन था? चंदेरी। चंदेरी क्षेत्र पे राजस्थान में जो पड़ता है, उस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करते हैं। जब आक्रमण करते हैं तो आक्रमण करने के पश्चात वे विजित होते हैं। देखा जाए तो कोई भी राजा किसी अन्य राज्य पे आक्रमण करता है, जब वह विजित होता है तो वह वहाँ से काफ़ी संपत्ति लूटता है और वहाँ काफ़ी क्षति पहुँचाता है। इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी भी यहाँ पे जब वे आक्रमण करते हैं तो वे भी विजित होते हैं। विजित होने के पश्चात वे यहाँ से अच्छा खासा धन लूटते हैं। उसके बाद जब लूटने के पश्चात जब उन्होंने इतना सारा धन देखते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में सुल्तान बनने की इच्छा जागृत होती है। देखा जाए तो जब कोई व्यक्ति सुल्तान बनने के लिए उसको क्या-क्या होना चाहिए? सुल्तान बनेगा तो सबसे पहले उसको धन की आवश्यकता पड़ती है। क्या होगी? धन की आवश्यकता पड़ेगी। आखिर धन की क्या ज़रूरत पड़ेगी? धन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जो अमीर तुर्क सरदार थे उनको अपने पक्ष में करने के लिए, या जो सेनापति हैं उनको अपने पक्ष में करने को, वज़ीरों को अपने पक्ष में करने के लिए। इस वजह से देखा जाए तो ये धन के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसी वजह से वो और धन एकत्रित करने के लिए, कह सकते हैं, वह और धन प्राप्त करने के लिए और धन चाह की इच्छा के रखने के लिए वह और धन की प्राप्त करने के लिए वह चंदेरी चले जाते और धन की प्राप्त करने के लिए वे देवगिरी चले जाते हैं। जब वे चंदेरी राज्य को लूट लेते हैं, कह सकते हैं जो चंदेरी राज्य को लूट लेते हैं, तो वह अपने सैनिकों के साथ, देखा जाए तो वह अपने सैनिकों के साथ कहाँ चले जाते हैं? वे सैनिकों के साथ देवगिरी चले जाते हैं। कहाँ? देवगिरी चले जाते हैं।
वे देवगिरी राज्य चले जाते हैं। अब देखा जाए तो ये देवगिरी राज्य कहाँ है? देखा जाए तो यहाँ आपको मैप बना दिया गया है। ये आपका भारत का मैप है, जैसे दक्षिण भारत का, जो आपको यहाँ ये एरिया था, जैसे आप कह सकते हैं ये होता था देवगिरी राज्य। कौन सा? देवगिरी राज्य ये होता था। ये देवगिरी राज्य था। इसी पे कह सकते हैं कि यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। कह सकते हैं कि यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है धन की लालच में। और इस राज्य को वो सुने कह सकते हैं कि इस राज्य पे आक्रमण करते हैं, वो अपने आक्रमण में सफल भी रहते हैं और यहाँ से भी अच्छा खासा अच्छा खासा धन लूटता है। उसके बाद वह अंत यहाँ से लूटने के पश्चात वह चला जाता है खड़ा मानिकपुर। यहाँ से लूटने के पश्चात वह कहाँ चले जाते हैं? जहाँ का वो सूबेदार रहता है, खड़ा मानिकपुर लौट जाता है। जब यहाँ से कह सकते हैं देवगिरी से वह धन लूटता है, तो उसके बाद वह अंत में कड़क मानूपुर चला जाता है। इन सब के बीच में देखा जाए तो जैसे जब वह चंदेरी राज पे आक्रमण कर रहा था, तो वो अपने छोटे भाई, कह सकते हैं उसका छोटा भाई कौन था? अल्तमस बेग। अल्तमस बेग कौन है? यहाँ को लीडर है अल्तमस बेग। अल्तमस बेग जो थे, ये सब अल्तमस बेग को भेज देता है सुल्तान के पास, ताकि सुल्तान को वह गफलत में रख सके कि वह अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य विस्तारों की नीति अपनाते हुए आसपास के क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी उस समय देवगिरी राज्य पर आक्रमण कर रहा था। जबकि ये देवगिरी देखा जाए तो ये उत्तर भारत में नहीं था। अब तक देखा जाए तो जितने भी गुलाम शासक थे, या कह सकते हैं गुलाम वंश था, वो उत्तर भारत पे ही आक्रमण कर रहे थे। यह उतना ही क्षेत्र था, उत्तर भारत का क्षेत्र। ऐसा पहला जो खिलजी वंश था, ऐसा पहला वंश था जिन्होंने दक्षिण भारत पे आक्रमण करते हैं। अगला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को देखते हैं। कौन सा अगला पॉइंट है? अगला पॉइंट है तुर्कों का। क्या है? तुर्कों का दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में प्रवेश दक्षिण भारत में प्रवेश इस प्रकार 1296 ईस्वी में किसके शासनकाल में? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन करता है। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। ये सबसे खास बात है। देखा जाए तो जो गुलाम वंश था, वह केवल उत्तर भारत पे ही आक्रमण करा था। जबकि जो कह सकते हैं खिलजी वंश था, वो उत्तर भारत के साथ साथ वह दक्षिण भारत पे भी आक्रमण किया। यह आक्रमण कब करते हैं? 1296 ईस्वी में। देखा जाए तो उत्तर भारत से भी दक्षिण भारत में आक्रमण करते हैं। किसके शासनकाल में करते हैं? देखा जाए तो उस समय जो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, उस समय शासक होते हैं। और वह देखा जाए तो कौन आक्रमण करता है उस पर? कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर जब आक्रमण करते हैं, तो वही पहला ऐसा तुर्क शासक होता है जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत पे आक्रमण करता है। ये था जलालुद्दीन। ये था उत्तर भारत से दक्षिण भारत के आक्रमण की तरफ। आपको पहले भी बता दिया जा चुका है कि अलाउद्दीन का जो सबसे बड़ा पुत्र था कौन था, उनको कौन सी उपाधि थी? लिख देते हैं सबसे बड़े पुत्र को। सबसे बड़े पुत्र खाना। क्या उपाधि थी? खाना। और दूसरे पुत्र को कौन सी उपाधि थी? दूसरे पुत्र को अर्क अली खां। अर्क अली खां की उपाधि थी। और तीसरे पुत्र को कंदरी खां की उपाधि दी थी। कंदरी खां की उपाधि दी थी। और इस प्रकार देखा जाए तो जब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की मृत्यु होती है, उसने कदर खां को राज सिंहासन पर आसीन करना चाहते हैं कुछ लोग। किसको? कदर खां को अगला सुल्तान घोषित करना चाहते थे।
घोषित करना चाहते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इससे पहले ही अपने आप को सुल्तान घोषित कर लेता है। और देखा जाए तो जो जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की पत्नी का क्या नाम था, इनके यहाँ लिख देते हैं, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की पत्नी थी। उनकी पत्नी का क्या नाम था, देखते हैं। उनकी पत्नी का नाम था मल्लिका जहां। कौन था? मल्लिका जहां, ये उनकी पत्नी का नाम था। अब देख लेते हैं आखिर इसके बाद जब जलालुद्दीन फिरोज शाह की मृत्यु कैसे होती है। देखा जाए तो जब ये सब आक्रमण, जब अलाउद्दीन खिलजी, ये कह सकते हैं कि जो अपने पड़ोसी राज्य थे, जो उनके मैत्रीपूर्ण व्यवहार थे, उनके ऊपर भी आक्रमण कर रहा था, तो जब ये बात जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को पता चलती है, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी अलाउद्दीन से मिलना चाहा। तो अलाउद्दीन उसे गंगा नदी के किनारे पे मिलने के लिए बुलाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन से मिलता है तो वह काफ़ी जलालुद्दीन से मिलता है तो वह उनके पैरों में गिर पड़ता है। तो फिर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी उनको उठाते हैं, गले लगाते हैं, उनसे आश्वासित करते हैं। उसके बाद फिर वे अपनी नाव की तरफ, जलालुद्दीन फिरोज शाह अपनी नाव की तरफ चलने लगते हैं। तो उसी बीच अलाउद्दीन खिलजी अपने एक सरदार, एक सैनिक को, या कह सकते हैं एक सरदार को इशारा करते हैं कि वे जलालुद्दीन फिरोज शाह पे आक्रमण करते हैं। मोहम्मद सलीम को इशारा करते हैं कि वह सुल्तान पर आक्रमण करे। वह सुल्तान को गिरा देता है। उसके बाद देखा जाए तो जो अगला जो सुल्तान होता है, कह सकते हैं जो अगला सरदार होता है, वह सुल्तान को गिराने के पश्चात उनका गला काट देते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और उनके साथ जो भी सरदार वहाँ गए थे, तो फखरुद्दीन को छोड़कर बाकी सभी सुल्तान, कह सकते हैं सभी सरदारों को मौत की घाट उतार दिया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो 20 जुलाई 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की मृत्यु हो जाती है। कब होते हैं? 20 जुलाई 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की मृत्यु हो जाती है। जलालुद्दीन फिरोज शाह की खिलजी की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे होते हैं? गंगा नदी के तट पर। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसको मौत के घाट उतार देता है। इस प्रकार देखा जाए तो अब कह सकते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का शासनकाल समाप्त होता है और अगले जो सुल्तान होते हैं, अलाउद्दीन खिलजी अगला सुल्तान बनते हैं। हम लोग अब इसके बाद जब जलालुद्दीन खिलजी को पढ़ लिए हैं, तो उनके बारे में जब देखते हैं, थोड़ा 8 से 10 क्वेश्चन जो आए हुए हैं विगत वर्षों एग्जाम में, उनको एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या हमने जो पढ़ा है वो क्वेश्चन उससे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसके बारे में देखते हैं उन क्वेश्चनों को करके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि खिलजी कौन थे। आपको बताना है कि खिलजी कौन थे। ऑप्शन सुनिए। पहला तुर्क थे, दूसरा अरब थे, तीसरा अफगान थे, चौथा इनमें से कोई नहीं थे। आपको पहले बताया गया जो तुर्क, आप कह सकते हैं कि जो खिलजी थे वो तुर्क थे। वे भले ही कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान के अलमंद घाट नदी घाटी थी उस किनारे आके बस गए, उन्हें खिलजी कहा जाने लगा, जबकि वे वास्तव में तुर्क थे। भारत में उन्हें ब्रह्मस क्या समझा जाने लगा था? अफगान समझा जाने लगा। पहले क्वेश्चन आपको लगा कि हाँ ये हम पढ़े हैं, क्योंकि ये हमको बताए गए हैं, क्योंकि जो ये खिलजी वंश थे वे तुर्क थे। और दूसरा क्वेश्चन है, इलबारी तुर्कों के विरुद्ध खिलजियों की सफलता ने सिद्ध कर दिया। आपको बताना है कि जो जो इलबारी तुर्क थे, जब उनके विरुद्ध खिलजी काफ़ी सफलता कैसे हुई। नंबर 1 ऑप्शन दिया गया है, तुर्कों की श्रेष्ठ नीति और उपयोगिता से। दूसरा दिया गया तुर्कों की नीति की असफलता से। और तीसरा दिया गया दोनों। और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। देखा जाए तो जो इलबारी तुर्क थे उन पे खिलजी वंश कैसे सफल होते हैं, इसका दोनों ऑप्शन सही होगा। तुर्क की श्रेष्ठ नीतियाँ जो थी अनुपयोगी, इसकी वजह से रही, और उसके साथ साथ तुर्कों की नीति का असफलता, ये दोनों कारण थे। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रारंभिक तुर्क शासकों ने प्रशासनिक नीति का आधार था। आपको बताना है कि जो प्रारंभिक तुर्क शासक थे उनकी प्रशासनिक नीति का क्या आधार था। पहला साम्राज्यवादी नीति की, दूसरा सुदृढ़ीकरण की नीति, और तीसरा ए आ और बा दोनों, और चौथा पूछा है इनमें से कोई नहीं। देखा जाए तो आपको पहले बताया गया जो पहले कह सकते हैं कि गुलाम वंश के जो शासक थे, या जो गुलाम वंश के तुर्क सरदार थे या तुर्क लोग थे, उनकी पहली रणनीति जो अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य जीता है उसी को वो सुदृढ़ीकरण करने में लगे हुए थे। अपनी तरफ से कोई भी
अलग से राज्य या कह सकते हैं साम्राज्य विस्तार नहीं किया था। इस वजह से इसका सुदृढ़ीकरण ऑप्शन सही होगा। ये भी आपको बता दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश की सत्ता की स्थापना की थी। आपको बताना है कि खिलजी वंश ने अपनी सत्ता कैसे स्थापित की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चुनाव द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, वंशानुगत अधिकार द्वारा और शक्ति के द्वारा। आपको पहले भी बता दिया गया कि जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने, उन्होंने अपने शक्ति के दम पे दिल्ली पे अधिकार किया था, न किसी चुनाव से, न ही षड्यंत्र से। अगला क्वेश्चन दिया गया, आरिज मुमालिक पद पर नियुक्त होने के बाद कैकूबाद ने जलालुद्दीन को किस उपाधि से विभूषित किया था। आपको ये भी बता दिया गया, जब कैकूबाद राज सिंहासन पर आसीन होता है तो जो आरिज मुमालिक पद होता है, जलालु ये भी देता है, जब अपनी पुत्री का विवाह करता है उसके साथ साथ उसको एक उपाधि भी देता है। ये भी आपको बताया गया। ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन है खान खाना, और दूसरा महाबत खां, और तीसरा शाइस्ता खां, और चौथा उपयुक्त सभी। देखा जाए तो जब अपनी पुत्री का विवाह करता है उसे आरिज मुमिलात पद देता है, उसके साथ ही साथ शाइस्ता खां की उपाधि भी देता है। ये भी आपको बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कराया था। आपको बताना है कि जब 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने कहाँ पर अपना राज्याभिषेक करते हैं। ऑप्शन सुनिए, नंबर 1 दिल्ली में, नंबर 2 किलो खड़ी में, और तीसरा सुनिए लाहौर में, चौथा आगरा में। ये भी आपको बताया गया है अपूर्ण किलोखरी महल में। कहाँ किए थे? अपूर्ण किलोखरी महल में। ये भी आपको बताया गया है। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुनिए, सल्तनत काल में अमीर जलालुद्दीन को सुल्तान मानने के विरोध में थे। आपको बताना है सल्तनत काल में जो अमीर जलालुद्दीन थे वो सुल्तान मानने के विरोध में थे। क्यों थे? इसका ऑप्शन सुनिए। इसका ऑप्शन उसकी सहिष्णुता के कारण, उसकी वृद्धावस्था के कारण, और उसके धूल-मूत नीति के कारण, ये उपयुक्त सभी। आखिर जलालुद्दीन जब फिरोज शाह खिलजी सिंहासन पर बैठते हैं तो जो अन्य सरदार थे वे उनसे क्यों उन्हें सुल्तान नहीं बनना चाहा, क्योंकि आपको पहले बताया गया कि उनकी जब वे सुल्तान बनते हैं तो उनकी उम्र कितना होती है? 70 वर्ष। इस वजह से वो काफ़ी वृद्ध होने के कारण, ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद उनकी जो बहुत उदारपूर्ण नीति थी, आप कह सकते हैं सहिष्णुता नीति थी, ये भी सही होगा। और जो उनकी ढूल-मूत नीति थी, आप कह सकते हैं कि जो वैसी नीति थी, इस वजह से इसका तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन सुनिए, सुल्तान जलालुद्दीन ने अमीर हाजिब के पद पर किसे नियुक्त किया था। आपको बताना है कि आमिर हाजिब पद पर किसको नियुक्त किया था। ये भी आपको बता दिया कि जब जलालुद्दीन फिरोज शाह के जब से सबसे विश्वास पात्र अहमद जब को जलालुद्दीन फिरोज शाह ने आमिर हाजिब पद पर नियुक्त किया था। ये भी आपको बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन ने अपने किस पुत्र को खान खाना की उपाधि से विभूषित करते हैं। ये भी आपको बताया गया। पहले ही पुत्र को खान खाना की उपाधि, दूसरे को अरकली खां, और तीसरे को कदर खां की उपाधि की। ये भी आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मलिक चच्चू ने जलालुद्दीन को विद्रोह किया था। जब आपको बताना है जो बलबन का भतीजा था, जो कड़ा मानीपुर का सूबेदार था, उन्होंने विद्रोह करते हैं। कब करते हैं? 1290 ईस्वी में। ये भी आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीदी मौला के विरुद्ध के कारण क्या सजा दी गई। सीदी मौला जो थे, जो ईरान के थे, वो आखिर जब दिल्ली में बस गए तो उसके बाद जब कुछ सरदारों ने उनके विरुद्ध विद्रोह कह सकते हैं, उनके विरुद्ध साम्राज्य में कुछ वैसे अनर्गल बात फैला देते हैं कि वे अगला सुल्तान घोषित होना चाहते हैं उन संगत आधार पर। इस वजह से उनको क्या आदेश दिया जाता है? उनको कह सकते हैं कि जो अरकली खां था उन्हें हाथी के पैरों की तरह दबा देने का आदेश दिया था। ये भी बताया गया है आपको। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन के शासनकाल में रणथंभौर का शासक कौन था। आपको बताना है कि जब रणथंभौर के बीच अभियान पे गए थे तो उसमें शासक कौन था वहाँ का? राणा हमीर देव। कौन थे? राणा हमीर देव थे। नवीन मुसलमान किसे कहा गया? नवीन मुसलमान उसे कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, नवीन मुसलमान किसे। आपको ये भी बताया गया है कि जो चंगेज खां के वंशज थे, उलुग वंश के थे, वो भारत में जब कह सकते हैं दिल्ली में निवास करने के लिए 4000 समर्थकों के साथ आए तो उन्हें ही नवीन वंश या कह सकते हैं नवीन मुसलमान कहा जाने लगा। ये भी आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, देवगिर के प्रथम अभियान पर अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखा जाए तो जब देवगिर पे आप कह सकते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करते हैं, उनका क्या उद्देश्य था? उनका एक ही उद्देश्य था, क्योंकि जब उन्होंने चंदेरी पे आक्रमण करते हैं उसके पश्चात उनके मन में एक लालसा जगती है कि वह अगला सुल्तान बने। सुल्तान बनने के लिए आपको बताया गया था कि धन की आवश्यकता पड़ती। इसी धन के लालच की वजह से वे वहाँ पे आक्रमण करते हैं चंदेरी पे, देवगिरी पे। आपका अगला क्वेश्चन है, देवगिरी का शासक राजा रामचंद्र किस वंश थे। ये आपको अभी नहीं बताए गए हैं। बस आज इतना ही आपके लिए क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल की क्लास में देखेंगे आखिर जो
खिलजी वंश के सबसे सबसे सशक्त शासक कह सकते हैं, जो सबसे शक्तिशाली शासक थे, जो साम्राज्यवादी विस्तार नीति को अपने काफ़ी साम्राज्य विस्तार करने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। उनके बारे में कल बात करेंगे। ये कल उनकी क्लास आएगी। जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी के समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग अलाउद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।